आज हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही ये सारे आते हैं जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले की कड़ी, इससे पहले के एपिसोड्स में अवेलेबल है। आज हम कुछ नई चीज करने जा रहे हैं कि आदत को व्यक्त करने के लिए, नियमित क्रियाकलाप को व्यक्त करने के लिए, आदतन जो कमजोरी है उसको व्यक्त करने के लिए, और भविष्य में जो भी क्रियाकलाप होगी और पहले से उसकी योजना बनी हुई है अगर, तो भविष्य के उस क्रियाकलाप को व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। उसके बाद फिर आगे के टॉपिक हम इस चर्चा के बाद समय मिला तो आगे हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज है आदत। आदत होता क्या होता है? व्हाट इज हैबिट? हैबिट है कि कोई भी चीज हम पहली बार कभी नहीं करते हैं। पहले हम सीखते हैं, फिर उस काम को करते हैं। बोलना हमने पैदा होते ही शुरू नहीं कर दिया, जो लैंग्वेज है। खाना खाना हमने पैदा होते ही शुरू नहीं कर दिया था। एनी एक्टिविटी दैट वी डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न एज टू हाउ टू डू इट, देन वी डू इट। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो कुछ भी हम करते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं, वो हमारा सबसे पहले आदत हो सकता है। कैसे? जैसे उसे चाय पीने की आदत है, उसे चाय पीने की आदत है। राम को झूठ बोलने की आदत है, राम को झूठ बोलने की आदत है। तुम्हें लेट से आने की आदत है, लेट से आने की आदत है। मेरे पड़ोसी को दारू पीने की आदत है। इसको व्यक्त करने के लिए और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे ही इज यूज्ड टू टेकिंग टी, या ही इज इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी। इन सब किसी भी वाक्य का प्रयोग आपको नहीं करना है, क्योंकि उसे चाय पीने की आदत है। क्या अंग्रेजी इसकी हिंदी होगी? वह चाय पीता है का मतलब है कि उसे चाय पीने की आदत है। वो जो कुछ करता है वह उसकी आदत है, वह चाय पीता है या उसे चाय पीने की आदत है। दोनों एक ही चीज है। जब हम अंग्रेजी करेंगे इसकी, हम इससे पहले ये स्ट्रक्चर कर चुके हैं, तो वह चाय पीता है, अंग्रेजी क्या हो जाएगा? ही टेक्स टी। ही टेक्स टी का मतलब है कि उसे चाय पीने की आदत है। राम को झूठ बोलने की आदत है, क्या हो जाएगा? राम झूठ बोलता है का अर्थ है कि राम को झूठ बोलने की आदत है। राम झूठ बोलता है, ये वही अर्थ देता है जो वाक्य राम को झूठ बोलने की आदत है देता है। राम टेल्स ए लाई, राम टेल्स अ लाई।
तुम्हें लेट से आने की आदत है, यानी तुम लेट से आते हो। तुम लेट से आते हो का मतलब है तुम्हें लेट से आने की आदत है। तुम लेट से आते हो, यू कम लेट का मतलब है कि उसे लेट से आने की आदत है, यू कम लेट। मेरे पड़ोसी को दारू पीने की आदत है। क्या हो जाएगा कि मेरा पड़ोसी दारू पीता है। मेरा पड़ोसी दारू पीता है का मतलब है उसे दारू पीने की आदत है। मेरा पड़ोसी दारू पीता है। माई नीबर ड्रिंक्स वाइन। माई नीबर ड्रिंक्स वाइन। ड्रिंक्स की जगह अगर हम सिप का प्रयोग करें तो ज्यादा है कि चुस्की लेके पीते हैं तो सिप आएगा। घटाघट पीते हैं तो ड्रिंक आएगा। चाय के लिए हम नहीं कर सकते कि आई ड्रिंक टी, बिकॉज हम एकाएक जैसे पानी पीते हैं वैसे हम ये नहीं पीते हैं। या टेक्स कर दो यहां पे, माय नीबर टेक्स वाइन या सिप्स वाइन। अब जब हमको इसी सेंटेंस को करना है कि उसे चाय पीने की आदत है, ही टेक्स टी। उसे चाय पीने की आदत नहीं है, ही डज नॉट टेक टी। क्या उसे चाय पीने की आदत है, डज ही टेक टी। क्या उसे चाय पीने की आदत नहीं है, डज ही नॉट टेक टी। उसे चाय पीने की आदत क्यों है, व्हाई डज ही टेक टी। उसे चाय पीने की आदत क्यों नहीं है, व्हाई डज ही नॉट टेक टी। उसे चाय पीने की आदत है ना, ही टेक्स टी, डजंट ही। उसे चाय पीने की आदत नहीं है ना, ही डज नॉट टेक टी, डज ही। इज इट क्लियर? तो ये सेंटेंसेस जो है लिखे हुए हैं और आपको इस तरह के अन्य जितने भी सेंटेंसेस आपको जब जब याद पड़ता है उसको आप प्रैक्टिस क्या करें 8 तरीके से। इज इट क्लियर? ये पहली चीज है। इस तरह के सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि कैसे करना है। दूसरा होता है कि एक नियमित क्रियाकलाप, रेगुलर एक्टिविटी। दूसरा क्या हो सकता है जो कुछ हम कर सकते हैं, वो होता है नियमित क्रियाकलाप, रेगुलर एक्टिविटी, नियमित क्रियाकलाप। नियमित क्रियाकलाप क्या होता है? नियमित क्रियाकलाप है कि आप सवेरे 5 बजे उठते हैं, आप रोज स्कूल जाते हैं, आपके पापा रोज ऑफिस जाते हैं, आपकी मम्मी मंगलवार मंगलवार मंदिर जाती है, आप साल में दिवाली की छुट्टी पर आप गांव जाते हैं। दीज आर कॉल्ड रेगुलर एक्टिविटीज। कुछ समय अंतराल पर वह रिपीट करता है, चाहे वो एक दिन पे करता है रिपीट, या एक साल पर रिपीट करता है, या एक महीने पर रिपीट करता है, या एक सप्ताह पर रिपीट करता है, तो उसे कहते हैं हम नियमित क्रियाकलाप। और जैसे कि वह रोज स्कूल जाता है, वह रोज स्कूल जाता है। मैं सवेरे 10 बजे ऑफिस जाता हूं, सवेरे 10 बजे ऑफिस जाता हूं। इस सब के स्ट्रक्चर की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। सिर्फ आपको ये बताना है कि इन अर्थों को देने के लिए भी उस स्ट्रक्चर का प्रयोग होता है जो कोई जो कुछ करता है। मम्मी मंगलवार मंगलवार हनुमान मंदिर जाती है। मम्मी मंगलवार 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 हनुमान मंदिर जाती है। He goes to school daily. He goes to school every day.
ही डज नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, इसकी जरूरत नहीं है कि मैं इसको रिपीट करूं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी आप प्रैक्टिस कर चुके हैं या जान चुके हैं पहले से, आपने प्रैक्टिस भी किया है उसको. यू कैन जस्ट ट्रांसलेट देम इनटू इंग्लिश वेरी इजीली. On the only thing that you have to do, that you have to keep in your mind, that this structure is also used for showing a regular activity or the habit of a person. Is that clear? तीसरा सेंटेंस है, इसका स्ट्रक्चर अलग है. तीसरा स्ट्रक्चर है कि आदतन कमजोरी को व्यक्त करने के लिए, कमजोरी को व्यक्त करने के लिए, इसको आप याद रखिएगा. बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है ये, और अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर तो ये आपका हो जाएगा. जैसे कि जो कुछ किए बिना नहीं रह सकता है, जो कोई जो कुछ किए बिना नहीं रह सकता, किए बिना नहीं रह सकता. कैसे? जैसे कि वह सिगरेट पिए बिना नहीं रह सकता, वह सिगरेट पिए बिना नहीं रह सकता. तुम हंसे बिना नहीं रह सकते हो, तुम हंसे बिना नहीं रह सकते हो. छोटा बच्चा रोए बिना नहीं रह सकता है, छोटा बच्चा रोए बिना नहीं रह सकता है. और इस सेंटेंस को हम एक ही तरीके से बनाएंगे, या इसको हम चाहें तो 8 तरीके से भी, इसको 8 तरीके से नहीं 7 तरीके से बनेगा. नेगेटिव तो ऑलरेडी है, पॉजिटिव भी है. अब देखते हैं क्या होगा इसका. जो कोई सब्जेक्ट है, जो कुछ यहां पे है, याद आएगा ऑब्जेक्ट, किए बिना नहीं रह सकता है. इसका स्ट्रक्चर होगा, ध्यान दीजिएगा, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस कांट हेल्प. सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है? कांट हेल्प. प्लस में क्या हो जाएगा यहां पे? वर्ब का आईएनजी रूप, वर्ब का आईएनजी रूप. ये जो वर्ब का आईएनजी रूप है, ये ऑब्जेक्ट बन के आता है किसका? हेल्प का. ये जो मेन वर्ब है, सब्जेक्ट कांट हेल्प दिस, जो कुछ भी है. मैं सवेरे सवेरे शराब बिना पिए बिना नहीं रह सकता. आई कांट हेल्प टेकिंग वाइन इन द मॉर्निंग. अब इसी पे होगा, बनेगा ये कि वह सिगरेट पिए बिना नहीं रह सकता है. ही कांट हेल्प स्मोकिंग सिगरेट. तुम हंसे बिना नहीं रह सकते हो, यू कांट हेल्प लाफिंग. छोटा बच्चा रोए बिना नहीं रह सकता है, स्मॉल किड कांट हेल्प क्राइंग, वगैरह. ये स्ट्रक्चर है. तो इस स्ट्रक्चर पे आप इस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं. मैं सवेरे उठे बिना नहीं रह सकता हूं, आई कांट हेल्प गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग.
मैं सोए बिना नहीं रह सकता हूँ, आई कांट हेल्प स्लीपिंग। मैं पढ़े बिना नहीं रह सकता हूँ, आई कांट हेल्प स्टडिंग। मैं वहां जाए बिना नहीं रह सकता हूँ, आई कांट हेल्प गोइंग देयर। मैं उससे कहे बिना नहीं रह सकता हूँ, आई कांट हेल्प टेलिंग दिस थिंग टू हिम। आई कांट हेल्प टेलिंग दिस थिंग टू हिम। उसको बिना कहे मैं नहीं रह सकता हूँ। इज़न्ट इट? तो इस स्ट्रक्चर पे बेस ये बनेगा सेंटेंस। ये स्ट्रक्चर को आप याद रखेंगे। इस पे आप इस तरह के जितने भी वाक्य बनाएंगे उतनी आप तक फ्लुएंसी आएगी और फिर आपको स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस तरह के वाक्य जो आप कहना चाहते हैं इस मीनिंग को देने के लिए वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपके टंग पे ऑटोमेटिकली सेंटेंस बनेगा और जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो आप एक्सप्रेस भी कर देंगे। इज दैट क्लियर? सो दिस वाज द थर्ड वन। तुम हंसे बिना क्यों नहीं रह सकते हो? आप बोल सकते हैं व्हाई कांट यू हेल्प लाफिंग। क्या तुम हंसे बिना नहीं रह सकते हो? कांट यू हेल्प लाफिंग। नेगेटिव को छोड़ दीजिए। कितने हो जाएंगे? आई कांट हेल्प लाफिंग। दूसरा है कांट आई हेल्प लाफिंग। इजंट इट? कांट पहले चला आएगा। व्हाई कांट आई हेल्प लाफिंग। इतना ही बनेगा इसका सेंटेंस। बाकी इसका जो है आई कांट हेल्प लाफिंग का क्वेश्चन टैग भी बनेगा, एक ही बनेगा। आई कांट हेल्प लाफिंग कैन आई। मैं हंसे बिना नहीं रह सकता हूं। तो देखते हैं क्या क्या बनेगा यहां पे। आई कांट हेल्प लाफिंग। मैं हंसे बिना नहीं रह सकता हूं। दूसरा क्या बनेगा इसका? क्योंकि नॉट ऑलरेडी लगा हुआ है इसमें एंटी। दूसरा बनेगा कांट आई हेल्प लाफिंग। क्या मैं हंसे बिना नहीं रह सकता हूं? कांट आई हेल्प लाफिंग। क्या मैं हंसे बिना नहीं रह सकता हूं? दूसरा है मैं हंसे बिना क्यों नहीं रह सकता हूं? व्हाई कांट आई। व्हाई कांट आई हेल्प लाफिंग। मैं हंसे बिना क्यों नहीं रह सकता हूं? समझ रहे हैं आप? तीन तरह के बन गए। चौथा बनेगा इसका टैग में, वो चूंकि इसमें पहले ही नॉट लगा हुआ है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। क्या? आई कांट हेल्प लाफिंग। आई कांट हेल्प लाफिंग। मैं हंसे बिना नहीं रह सकता हूं ना। आई कांट हेल्प लाफिंग कैन आई। इज इट क्लियर? अब जितने भी सेंटेंस है, माई नीबर कांट हेल्प टेकिंग वाइन। माई नीबर कांट हेल्प टेकिंग वाइन। क्या कह रहा है? कांट माई नीबर हेल्प टेकिंग वाइन। व्हाई कांट माई नीबर हेल्प टेकिंग वाइन। माई नीबर कांट हेल्प टेकिंग वाइन। क्या आ जाएगा? कैन ही। यानी जितने भी तरह के वाक्य हैं उसको आप ये चार तरीके से बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर को। ए बी सी डी। ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा थोड़ा सा, और प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर दी स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंसेस विल बी योर्स, ऑल योर्स, नॉट ओनली योर्स, ऑल योर्स। इसके बाद हम नेक्स्ट में आते हैं, ये फोर्थ है, हम फिफ्थ पे आते हैं, कंडीशन पे आते हैं। फिफ्थ कंडीशन क्या होता है? भविष्यत काल की, भविष्यत काल की पूर्व नियोजित, पहले से तय। पूर्व नियोजित का मतलब है पहले से तय कार्यक्रम को व्यक्त करने। ध्यान रहे ये कौन से टेंस में है? ये फ्यूचर टेंस में, लेकिन इसको व्यक्त करेंगे किस टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और ये गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे कि पापा आएंगे। अब पापा आएंगे कि अंग्रेजी होगी पापा विल कम।
इसमें कोई विवाद नहीं है क्योंकि समय नहीं है इसमें। उसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। लेकिन जैसे ही समय इसमें रहेगा कि पापा कल आएंगे, कल आएंगे का मतलब क्या हो गया, पहले से कार्यक्रम तय है। तो पापा कल आएंगे, पापा कल आएंगे, समय क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम कोई भी हो सकता है। अगले सप्ताह आएंगे, अगले महीने आएंगे, अगले साल आएंगे, सितंबर में आएंगे, जनवरी में आएंगे, फरवरी में, कोई भी समय दिया हुआ है। पापा कल आएंगे। तो ध्यान रखिए कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है वैसे, लेकिन इसमें समय है। इसमें क्या होता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट प्लस में एडवर्ब ऑफ टाइम दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो ये इक्वल टू होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आंख मूंद के आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका हम क्या करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे। कैसे? पापा कल आएंगे का अंग्रेजी हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस PV1 या PV1 प्लस S या ES या IS यानी कि PV4। ये क्या है, ये वर्ब का चौथा रूप है। प्लस में ऑब्जेक्ट जो भी है, प्लस में हो जाएगा यहां पे अदर वर्ड्स। अपने किसी दोस्त से आप कहते हैं मैं कल आऊंगा, आई शैल कम टुमारो, नहीं आप आई शैल कम टुमारो नहीं कहेंगे, आप कहेंगे आई कम टुमारो, या आप प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं, आई एम कमिंग टुमारो या आई कम टुमारो, दोनों ही करेक्ट है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। मोहन कल नौकरी ज्वाइन करेगा, तो मोहन विल ज्वाइन जॉब टुमारो नहीं होगा, मोहन ज्वाइन से जॉब टुमारो। और ये चूंकि स्ट्रक्चर बता चुके हैं पहले, आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा, आई कम टुमारो, आई कम नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, या इन जनवरी, या इन 2012, एनीथिंग। अगर ये लगा हुआ है इसमें, तो आपको विल शैल का प्रयोग नहीं करके PV1 या PV4 जो है आपको यूज करना है। ठीक है? कल मेरा बड़ा भाई मुंबई जाएगा, माई elder brother goes to मुंबई टुमारो। हम लोग अगले साल अमेरिका जाएंगे, वी गो टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर, या वी आर गोइंग टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर, यू बोलेंगे आप। वहां पे आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का विल या शैल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे आप। इज इट क्लियर टू यू? ओके। तो आपको इस पे संबंधित जो सेंटेंस है ये आपको बनाना है, अपने से प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि यह स्ट्रक्चर हमको बताया जा चुका है पहले ही, तो आप इस चीज का ख्याल रखेंगे। सिक्स्थ है कि भविष्य काल की दो घटना, भविष्य काल यानी फ्यूचर में होने वाली दो घटना में होने वाली दो घटनाएं। कैसी घटनाएं? एक है जो शर्त है, कंडीशन है, शर्त है, वो भी फ्यूचर भविष्य काल में है, और दूसरा परिणाम है, वो भी वाक्य जो है वो भी इसमें है, फ्यूचर टेंस में, परिणाम, रिजल्ट। पहले आप ध्यान से सुनेंगे
समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम जो पैटर्न बताएंगे सेंटेंस का और व्यक्त करने का, उस पर आप गौर करेंगे। जैसे यदि तुम कहोगे तो मैं आ जाऊंगा, ये तो की अंग्रेजी नहीं होगी, यहां पे यदि की होगी, जब की होगी, लेकिन तो की नहीं होगी। तो मैं आ जाऊंगा। ये शर्त है और ये परिणाम है। ठीक है, शर्त जो है इसको ए लेते हैं और परिणाम को बी लेते हैं। तो याद रखिए कि शर्त जो है यहां पे बाद में आएगा, सेंटेंस जब बनेगा तो वाक्य में पहले आएगा यहां पे रिजल्ट पहले आएगा। रिजल्ट में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। उसके बाद वर्ब का पहला रूप आएगा, प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस में अदर वर्ड्स। इज इट क्लियर? दूसरे नंबर पे कौन आएगा? दूसरे नंबर पे आएगा शर्त, सेकंड। यहां आएगा कंडीशन। कंडीशन वाला जो वाक्य है किससे शुरू हो सकता है? कंडीशन वाला वाक्य शुरू होगा इफ से या व्हेन से। व्हेन का मतलब यहां है जब तुम कहोगे। इफ या व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस में वर्ब का पहला रूप या प्रिंसिपल वर्ब का एस या ईएस या आईएस रूप, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में अदर वर्ड्स। अब देखते हैं सेंटेंस हम। यदि तुम कहोगे तो मैं आऊंगा। मैं आऊंगा क्या हो गया? रिजल्ट क्या हो जाएगा? आई शैल, आई के साथ शैल आएगा। आई शैल कम व्हेन यू से, जब तुम कहोगे। व्हेन यू है ना कमाल की चीज। बहुत सा छोटा अंतर है, लेकिन अगर ऐसे हम नहीं बोलेंगे तो वो सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। या दूसरे अर्थ हम यूं कहें कि जो हम व्यक्त करना चाहते हैं वो हम व्यक्त नहीं कर रहे हैं, कुछ और व्यक्त कर रहे हैं। इज इट क्लियर? आई शैल कम व्हेन यू से, जब तुम कहोगे तब मैं आऊंगा। मम्मी आएंगे, यदि मम्मी आएगी तो पापा चले जाएंगे। पापा विल गो, यदि मम्मी आएगी तो मम्मी चली जाएगी। मम्मी चली जाएगी। मम्मी विल गो, मॉम विल गो, मम्मी चली जाएगी। इफ पापा कम्स, इफ पापा कम्स। ठीक है, आप कहेंगे तो मैं उसको 500 रुपए दे दूंगा। 500 तो मैं 500 रुपए दे दूंगा पर आएगा। आई शैल गिव हिम 500 रुपीज इफ यू से। या जब आप कहेंगे तब मैं उसको 500 रुपए दे दूंगा। आई शैल गिव हिम 500 रुपीज व्हेन यू से। इज इट क्लियर? तो ये स्ट्रक्चर है। इसमें अगर आप चेंज करते हैं इसके क्रम को, यानी कि पहले अगर आप कंडीशन को लाते हैं, जैसे कि व्हेन यू से, हालांकि ये आपको बोलने में उतना आसान नहीं रहेगा जितना ये रहेगा, तो आप इसी को याद रखिए। आई शैल कम व्हेन यू से, मॉम विल गो इफ पापा कम्स। इस स्ट्रक्चर को आप जितना अधिक प्रयोग में लाएं, प्रैक्टिस करें, उतना अच्छा है। ये नेचुरली आपके टंग पे आना शुरू कर देगा। इज इट क्लियर?
आज के लिए हम प्रैक्टिस भी करना है, इसलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको जो कुछ भी आज नई नई बातें बताई गई हैं उन बातों को आप याद रखेंगे। दूसरा कि वो किस स्ट्रक्चर पे उसको हम व्यक्त करेंगे वो भी याद रखेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जो नए आए हैं, अगर आपको हमारा जो स्टाइल ऑफ टीचिंग है, स्टाइल ऑफ प्रेजेंटिंग द कंटेंट्स है, अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। और जो पुराने हैं, जो नियमित रूप से हमारे हर वीडियो को देख रहे हैं, आपसे निवेदन है कि प्लीज़ कीप ऑन liking the videos and sharing the videos to the people whom you really love very much. With that, let us call it a day. Have a nice day. See you in the next session with a new topic. Thank you very much.